तो अब हम बात करेंगे यार सिपोई म्यूटनी एंड 1857 के रिवोल्ट्स की। सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस समझना। सिपोई म्यूटनी का मतलब जो सिपोई होते हैं जो लड़ाई करते हैं उनके बीच में विद्रोह। तो पहले म्यूटनीज होते थे, बहुत सारे कस थे। उसके बाद लास्टली यहाँ पे 1857 के म्यूटनीज देखेंगे। एंड 1857 का जो रिवोल्ट है वो भी एक तरह से सिपोई म्यूटनी से स्टार्ट हुआ था, बट एक लार्जर रूप ले लिया था। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वो सिपोई म्यूटनी। सो कजन्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो कजन्स ऑफ सिपोई म्यूटनी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते थे इन पे, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रिटिश सिपोज थे उसको और जो इंडियन सिपोज थे, वही कारण था भाई यहाँ पे सिपोई म्यूटनी का। डिस्क्रिमिनेशन इन पे, प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट। और क्या कारण था भाई सिपोई म्यूटनी का? है ना, कोई फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं थे भाई फॉर फाइटिंग इन रिमोट रीजन्स। कोई आदमी अगर दूसरे देश में जाके लड़ रहा है तो उसके कोई ऐसा स्पेशल अलाउंसेस नहीं मिलते थे, तो भी एक कारण है सिपोई म्यूटनी का। नो फॉरेन सर्विस अलाउंस फॉर फाइटिंग इन रिमोट एरियाज। और क्या कारण था भाई? जो रिलीजियस ऑब्जेक्शंस देखने को मिलते थे अपर कास्ट सिपोज का, है ना, जो सर्विस कंडीशंस था उसके ऊपर, वो भी कारण है। मतलब वो कुछ चीज़ों पे उनका, जैसे कि कोई भी कार्टेज वाला तो सबको पता है यार, जो कि बोला जाता था कि काऊ एंड पिग के फैट से बने हुए हैं, तो वो एक था, है ना, जो कि 1857 का एक रिवोल्ट्स का एक ट्रिगर था। बट उससे पहले ही बहुत सारे कारण थे, लाइक अगर आप समुद्र को पार करते हो तो अपना कास्ट, अपना रिलीजन खो बैठते हो, तो इस प्रकार के जो रिलीजियस ऑब्जेक्शंस थे ना, वो भी एक कारण है सिपोई म्यूटनीज के। रिलीजियस ऑब्जेक्शंस ऑफ अपर कास्ट सिपोइज टू सर्विस कंडीशन। और क्या कारण था सिपोई म्यूटनीज का? है ना, जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था 1856 में, जिसने सिपोई को फोर्स किया टू सर्व ओवरसीज, जो उनके कास्ट नॉर्म्स को वायलेट करता था, तो वो एक कारण था सिपोई म्यूटनीज का। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, it forced sepoys to serve overseas, violating caste norms। एंड ऑल्सो जो शेयर्ड ग्रीवांसेस थे, है ना, जो सिविलियंस के साथ, लाइक सोशल डिसकंटेंट था, रिलीजियस डिसकंटेंट था, इकोनॉमिक डिसकंटेंट था, है ना, तो ये सब आपस में जो मिलजुल के सबकी जो दिक्कतें थी, सोशल शेयर्ड ग्रीवांसेस, वो भी एक कारण था कि यहाँ पे सिपोई म्यूटनी देखने को मिला। शेयर्ड ग्रीवांसेस विथ
सिविलियंस। सोशल मैटर्स में यहाँ पे आपस में जो ग्रीवांसेस थे, रिलीजियस मैटर में जो आपस में ग्रीवांसेस थे, इकोनॉमिक एंड है ना, दिस इकोनॉमिक डिसकंटेंट, सोशल रिलीजियस डिसकंटेंट, ये सब। एंड जो मिशनरीज एक्टिविटी थी उसका एक तरह से हाइटेंड, मतलब आपस में जो 1813 के चार्टर ने जिसने मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया, वो एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा आक्रोश में डाल दिया था भाई सिपोइस को, है ना। इनके बीच में आक्रोश था, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सिपोई मेट में देखने को मिला। सो हाइटेंड मिशनरी एक्टिविटीज़। among the sepoys after the 1813 चार्टर एक्ट। तो ये सबने हमने देखा भाई कॉज ऑफ सिपोई म्यूटनी, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने बात की जो डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन इन पे, प्रमोशन, है ना, एंड ट्रीटमेंट में, वो एक कारण था भाई, ठीक है। जो फॉरेन सर्विस अलाउंसेस वो नहीं मिलते थे, वो एक कारण था आपस में सिपोई म्यूटनी होने का। एंड जो रिलीजियस ऑब्जेक्शन था अपर कास्ट का कि हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी पाबंदियाँ रहती हैं यार इनको, है ना, सर्विस कंडीशन में। तो वो एक तरह से यहाँ पे कारण था सिपोई म्यूटनी का। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था 1856 में, जिसने बोला कि आपको जो सिपोज थे उनको मजबूरन बाहर देश में सर्व करना पड़ेगा। तो वो एक कारण था सिपोई म्यूटनी का। आपस में जो शेयर ग्रीवांसेस थे, इनकी जो तकलीफ़ें थी, वो एक तरह से है ना सिविलियंस के साथ मैच करती थी, लाइक सोशल ग्रीवांसेस या रिलीजियस ग्रीवांसेस, इकोनॉमिक ग्रीवांसेस, ओके। एंड लास्ट में जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी वो भी एक तरह से इनको आक्रोश में डाल चुका था, है ना, बिकॉज 1813 के चार्टर एक्ट से ये बढ़ावा दिया गया था। तो ये हमने बात की अबाउट द कॉजेस ऑफ सिपोई म्यूटनी। ना हम बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा था, है ना, इसकी लेगेसी कैसे कंटिन्यू रही थी। इम्पैक्ट एंड लेगेसी। तो सबसे पहले तो म्यूटनीज जो था एक तरह से लोकलाइज रहा था, और इसको अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था बहुत जोर से, है ना, मतलब एक तरह से ब्रूटली इसको क्रश किया गया था। जो सिपोई म्यूटनीज होते थे ना, एक तरह से जहाँ जहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उस तरह उस एरिया में लोकलाइज होते थे यार। बट जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वॉस्ट एरिया में हुआ था, इसीलिए एक तरह से उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। म्यूटनीज रिमेन लोकलाइज्ड एंड इट इज़ क्रस्ट ब्रूटली, मतलब जो आक्रोश जो मतलब जो विद्रोह करता था उसको बहुत बुरी सज़ा, फांसी तक की सज़ा मिलती थी यार। लीडर्स को एग्जीक्यूट किया जाता था एंड रेजिमेंट को डिसबैंडेड कर दिया जाता था, पूरे लोगों को हटा दिया जाता था। सो लीडर्स एग्जीक्यूटेड एंड रेजिमेंट्स डिसबैंडेड। इसका एक इम्पॉर्टेंट लेगेसी ये था कि इसने एक स्टेज बनाया था, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 होते हैं ना, उसके लिए एक स्टेज बनाया था कि भाई देखो एक नेशनल लेवल पे भी थोड़ा सा नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे रिवोल्ट हो सकता है। सो सेट द स्टेज फॉर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके। इम्पॉर्टेंट प्री 1857 म्यूटनीज। इम्पॉर्टेंट म्यूटनीज में हम सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट बंगाल सिपोई म्यूटनी, जो कि 1764 में हुआ था। बंगाल
सिपोई म्यूटनी 1764 में हुआ था। नेक्स्ट म्यूटनी, हम सारे म्यूटनीज की बात करेंगे जो कि 1857 से पहले हुए थे, प्री 1857 म्यूटनीज की बात कर रहे हैं, है ना। देन वेलोर म्यूटनी ऑफ 1806, जिसमें वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट रिलीजियस इंटरफेरेंस, है ना, जो ब्रिटिश का जो रिलीजियस इंटरफेरेंस था उसके ऊपर अमॉन्ग द सिपोइज। भाई सब चीज़ में घुस जाना, तो किसी के धर्म में नहीं घुसने का, ये बताना चाह रहे थे लड़के। एंड इससे मैसूर फ्लैग इज रेज्ड। वेलोर म्यूटनी की बात की 1806 का। एंड ऑल्सो बराकपुर म्यूटनी, जिसमें वो रिफ्यूज़ क्यों हुआ था, है ना, एक तरह से वो रिफ्यूज़ करते थे टू क्रॉस द सी फॉर बर्मा कैंपेन। बराकपुर म्यूटनी इन 1824, it is refusal to cross the sea for the Burma campaign। एंड ग्रेनेडर कंपनीज रिवोल्ट, जो कि असम में देखने को मिला था 1825 में। ग्रेनेडियर कंपनी रिवोल्ट ऑफ 1825, ये हमको असम में देखने को मिला था। शोलापुर म्यूटनी, ये हमारे पास 1838 में देखने को मिला था। एंड नाउ कुछ म्यूटनीज की बात करते हैं जो कि 1857 से पहले हुए थे। म्यूटनीज ऑफ नेटिव इन्फेंट्री यूनिट्स। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द 47th जो नेटिव इन्फेंट्री है, उसका म्यूटनी देखने को मिला था भाई 1824 में। 34th जो नेटिव इन्फेंट्री है उसका म्यूटनी देखने को मिला था 1844 में, है ना। जो 22nd नेटिव इन्फेंट्री का म्यूटनी है वो देखने को मिला था 1849 में। जो 66th है नेटिव इन्फेंट्री, उसका म्यूटनी देखने को मिला था 1850 में। तो 37th नेटिव इन्फेंट्री है उसका म्यूटनी देखने को मिला था 1852 में। तो ये हमने बात की अबाउट द सिपोई म्यूटनीस यार, उसके कारण की बात की, कजेस की बात की, इम्पैक्ट्स की बात की, एंड कुछ प्री 1857 म्यूटनीस के इम्पॉर्टेंट म्यूटनीस की बात की यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो है सिपोई म्यूटनी वो 1857 का है यार, रिवोल्ट ऑफ 1857, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, उसकी बात करेंगे अब हम। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट्स की। तो 1857 के रिवोल्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कजेस ऑफ द रिवोल्ट्स। ओके, तो कजेस ऑफ द रिवोल्ट्स की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक कजेस। एटीन 1857 का जो रिवोल्ट था उसके इकोनॉमिक कजेस की बात करें, सो इकोनॉमिक कजेस में क्या कारण था भाई ये रिवोल्ट होना पड़ गया 1857 में, क्या रिवोल्ट क्यों हो गया? बिकॉज हैवी टैक्सेशन एंड जो डिस्पोजेशन था, समरी एविक्शन देखने को मिलता था, लैंड से हटा दिया जाता था, लैंड डिस्पोजिशन, वो एक कारण था भाई, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। हैवी टैक्सेशन, समरी evictions, लैंड डिस्पोजिशन, है ना। जो हैंडीक्राफ्ट्स में जो डिक्लाइन देखने को मिला था
वो एक कारण था। जो पैट्रोनेज था उसका कम देखने को मिला भाई, जो आर्टिशंस थे उनको पैट्रोनेज कम देखने को मिला। सो लॉस ऑफ पैट्रोनेज ऑफ आर्टिशन, जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता था पहले वो अब नहीं मिलता था भाई, है ना। एंड ऑल्सो टू दी आयरन स्मिथ, जो लोहार होते थे उनको भी उतना, है ना, पैट्रोनेज नहीं दिया जाता था, उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से यहाँ पर रिवोल्ट देखने को मिला। इकोनॉमिक कॉज, बिकॉज अब हमारा इंडिया टेक्सटाइल जो की वजह से जाना जाता था भाई, तो आर्टिशंस को पैट्रोनेज नहीं मिल रहा, हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन करने लगे तो गरीबी आने लगी, इसकी वजह से यहाँ पर रिवोल्ट देखने को मिला। ऑल्सो जो डिस्ट्रक्शन था इंडियन ट्रेड का, है ना, क्योंकि अंग्रेज जो थे अपने गुड्स यहाँ पे बेचते थे भाई, एंड हाई टैरिफ लगाते थे इंडियन गुड्स में, तो इंडियन गुड्स बाहर में जाके बिक नहीं पाते थे, कंपटीशन लॉस हो जाता था। सो ये कारण था इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ 1857 के रिवोल्ट का। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड हाई tariffs on Indian goods. So these are the economic causes of 1857 का रिवोल्ट। नाउ कुछ पॉलिटिकल causes भी थे यार। पॉलिटिकल causes की बात करें सो जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी था ब्रिटिश का, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंसेस, इसके वजह से भी आक्रोश पैदा हुआ भाई लोगों में, और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का रूप ले लिया। तो पॉलिटिकल का इसमें जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज थे, लाइक दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसने आक्रोश पैदा कर दिया था भाई रूलर्स के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ। लाइक हम बात कर सकते झांसी की रानी यार, उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की वजह से बहुत सारी तकलीफें फेस करनी पड़ी थी, उसके लिए तो ये लड़े थे यार 1857 में, ठीक है। एंड जो ह्यूमिलिएशन देखने को मिलता था, है ना, मुगल रूलर्स का, वो भी एक कारण है कि वो लड़ाई में पार्टिसिपेट किए। एंड जो ब्रिटिश ने जो इंडियन रूलर्स के जो राइट्स थे उसको डिग्रेड किए थे, वो भी एक कारण था भाई 1857 के रिवोल्ट्स का। पॉलिटिकल कस के अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो ब्रिटिश disregard for Indian rulers rights is also political cause, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कस की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव कस की यार। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट जो करप्शन देखने को मिलता था पुलिस के अंदर, एंड जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, उससे वैसे भी लोगों के बीच में गुस्सा आ गया था, आक्रोश आ गया था, जिसके लिए वो लड़ने चालू कर दी, जिसको हमने 1857 के रिवोल्ट के रूप में देखा। सो करप्शन इन पुलिस एंड लोअर एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, वो भी एक कारण था यार यहाँ पे रिवोल्ट होने का, है ना। और हम बात करें नेक्स्ट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 की, वो सोशियो रिलीजियस कॉजेस की बात करें तो सोशल रिलीजियस कस में हम बात कर सकते हैं कि जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ थे, जो उनका इंटरफेरेंस इन कस्टम्स, है ना, जो कस्टम टैक्स था रिलीजियस लैंड पे, वो सब का इंटरफेरेंस भी जो है ना, वो कारण रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड इंटरफेरेंस इन, जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन कस्टम टैक्स, रिलीजियस लैंड पे भी वो टैक्स लेते थे यार, कस्टम टैक्स ऑन
रिलीजियस लैंड, लाइक जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, तो उसके वजह से भी आक्रोश पैदा हुआ 1857 के रिवोल्ट के रूप में, वो हमको देखने को मिला। एंड जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट है उसका भी, वो भी एक कारण है यहाँ पे रिवोल्ट होने का। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856 एंड ऑल्सो द सती एबोलिशन एक्ट ऑफ 1829 एंड जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो भी एक कारण रहा था यार यहाँ पे। नहीं, इट इज सीन एज इंटरफेरेंस इन इंडियन कस्टम एंड रिलीजन, तो अच्छा चीज़ तो है, लेकिन लोग सोचते थे कि भाई देखो ये हमारे धर्म के अंदर घुस रहे हैं, सो उसके वजह से भी आक्रोश था यार। सीन एज इंटरफेरेंस इन इंडियन कस्टम्स एंड रिलीजन। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी सोशल रिलीजियस केसेस ऑफ रिवोल्ट, है ना। कुछ मिलिट्री केसेस भी थे यार। ओके, मिलिट्री केस की बात करें तो रिवोल्ट 1857 का मिलिट्री केस क्या था भाई, जो लो पे था मिलिट्री में, जो सिपोज थे उनको पे कम मिलता था, लो पे। मिलिट्री केस में हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो लो पे था सिपोइस का, वो एक कारण था भाई रिवोल्ट का, जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते थे, है ना, उसके वजह से रिवोल्ट देखने को मिला। तो जो इंडियन सिपोइस का जो प्रमोशन की कमी थी ना, वो भी एक कारण था भाई इनके बीच में आक्रोश का, अंग्रेज को लेते हुए। सो लैक ऑफ प्रमोशन फॉर इंडियन सिपोइस, ऑल्सो जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था 1856 में, वो ओवरसीज पोस्टिंग रूल लाया था भाई, जिसको नहीं चाहते थे, बिकॉज ये जानते थे, ये सोचते थे कि मतलब जो है ना, एक धारणा थी कि हिंदू अगर क्या करेंगे, सी को पार करेंगे तो उनका धर्म चला जाएगा भाई। सो वो भी एक कारण था। अल्सो जो रूमर्स देखने को मिले थे ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो कि बने हुए हैं काउ एंड पिग फैट से, वो रूमर्स भी एक कारण था भाई यहाँ पे। वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी यहाँ पे। ओके, रूमर्स अबाउट ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस with cow and pig fats। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी 1857 के रिवोल्ट्स के कजेस की बात किया, ठीक है। इकोनॉमिक कजेस, पॉलिटिकल कजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कजेस, सोशियो रिलीजियस कजेस, मिलिट्री कजेस। नाउ हम बात करेंगे अबाउट द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट की। सो सबसे पहले जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ भाई, मेरठ में। मेरठ में मई 10 1857 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सिपोई म्यूटनी बिगेन हुआ यार। आप वहाँ के जो सिपोइस थे उन्होंने विद्रोह किया, एंड वहाँ से वो मार्च किए टुवर्ड दी दिल्ली। देन मेरठ के बाद दिल्ली कब पहुंचा भाई ये, मई 11 1857 को। यहाँ पे जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर, है ना, इज डिक्लेयर्ड
एम्परर, बिकॉज एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है भाई रिवोल्ट में, है ना। तो ये हमने देखा अबाउट द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द की सेंटर्स एंड जो लीडर्स यहाँ पे थे उसकी। की सेंटर्स एंड लीडर्स जो थे उसकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली की इम्पोर्टेंट सेंटर था जहाँ पे हमने देखा भाई बहादुर शाह जफर को एम्परर डिक्लेयर किया गया। बहादुर शाह जफर इज अ लीडर एंड जनरल बख्त खान। उसको लीडर डिक्लेयर किया गया। दिल्ली के बाद अगर हम बात करें कानपुर में, तो कानपुर में लीडर कौन थे? नाना साहेब, द एडेप्टेशन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। लखनऊ में लीडर कौन था? बेगम हजरत महल। ये पूछा जाता है भाई घुमा घुमा के, ठीक है। अलग सेंटर में आपको अलग लीडर का नाम देके ये स्टेटमेंट सही था कि गलत है ये पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमें क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि कौन से सेंटर में कौन लीडर था, ठीक है। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल वॉज लीडर। लखनऊ के बाद हम बात करें झांसी की, बच्चे बच्चे को पता है झांसी में कौन लीडर था भाई? रानी लक्ष्मीबाई। एंड तांतिया तोपे। झांसी पर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर लीडर कौन थे? कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाने जाते थे ये। ना फैजाबाद के अंदर कौन लीडर था? ना मालवी अहमदुल्ला। बरेली के अंदर कौन लीडर था भाई? खान बहादुर। एंड भक्पट के अंदर कौन लीडर था? सामल। तो ये हमने बात की अबाउट द लीडर्स एंड सेंटर्स की। सिपाही म्यूटनी मेरठ में स्टार्ट हुआ था, दिल्ली तक गया, एंड बहादुर शाह को वहाँ पे डिक्लेयर किया गया एज अ एम्परर। कि तो हमने स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट की बात की सेंटर्स एंड लीडर्स की बात की, कसेस की बात की। ना सिविलियन पार्टिसिपेशन की बात करें तो रिवोल्ट के अंदर सिविलियन का पार्टिसिपेशन कैसे रहा था भाई? तो जो पीजेंट्स थे, जमींदार्स थे, आर्टिसंस जो थे, ट्रेडर्स जो थे, प्रीस्ट ने भी ज्वाइन किया भाई रिवोल्ट को। के एंड ये जो सिविलियंस थे इन्होंने अटैक किया मनी लैंडर्स को, ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स को, रिवेन्यू ऑफिसर्स को भी अटैक कर दिया यार, है ना। वहाँ पे दस्तावेजों को जला दिया गया, मनी लैंडर्स को अटैक किया गया, ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स को टारगेट बनाया गया, रिवेन्यू
ऑफिसेस यार, ठीक है। तो सिविलियन पार्टिसिपेशन भी हमको लार्ज स्केल में यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिश का रिस्पॉन्स कैसे रहा था इस रिवोल्ट को देखते हुए। तो सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट की बात करते हैं। बहुत हैवीली सप्रेस किया गया, अपना एक्शन बहुत कड़क तरीके से लिया था ब्रिटिश ने। सो सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, that is the British response। तो अलग अलग सेंटर्स में सप्रेशन के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली के अंदर, ठीक है, जॉन, ये इम्पोर्टेंट है भाई क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ना। निकोलसन यहाँ पे एक की रोल प्ले किया इन्होंने इन रिकैप्चरिंग दिल्ली, प्लेड की। जनरली यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको अलग सेंटर से अलग आदमी को रिलेट कर दिया जाएगा, है ना। सेंटर लीडर में डिफरेंट डिफरेंट करके आपको सही गलत पूछा जाएगा। सेंटर में इसके ब्रिटिश जो जनरल था या ब्रिटिश जो ऑफिसर था वो कौन था, वो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट करके आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए, लोगों का नाम याद होना चाहिए, कहाँ पे कौन इन्वॉल्व था। कानपुर के अंदर, है ना, दिल्ली के अंदर जॉन निकोलसन प्लेड अ की रोल इन रिकैप्चरिंग। जॉन निकोलसन। इसके बाद कानपुर के अंदर, ये कानपुर जो था उसके लीडर कौन था भाई? कानपुर के बेगम हजरत महल, नहीं, नाना साहेब कानपुर में, ठीक है। लखनऊ की क्या थी? बेगम हजरत महल। तो नाना साहेब जो थे वहाँ पे कानपुर के थे। इसको रिकैप्चर किसने किया? इट इज़ रिकैप्चर्ड बाय कोलिन कैम्पबेल। कोलिन कैम्पबेल एंड जनरल हैवलॉक। इसके बाद अगर हम बात करें लखनऊ की, जिसकी लीडर कौन थी? बेगम हजरत महल, है ना। यहाँ पे देखो लखनऊ की लीडर कौन है भाई? बेगम हजरत महल। सो लखनऊ को रिकैप्चर किसने किया? इट इज़ डिफेंडेड बाय हेनरी लॉरेंस, बट लेटर उसको सप्रेस कर दिया गया ब्रिगेडियर इंग्लिश के द्वारा, हेनरी हैवलॉक के द्वारा, जेम्स आउटरैम एंड कोलिन कैम्पबेल। तो बहुत लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। डिफेंड किसने किया यहाँ पे? डिफेंडेड बाय हेनरी लॉरेंस। later suppressed by Brigadier English Henry Havelock, James Outram and Colin कैम्पबेल। यहाँ पे हेनरी लॉरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफेंड किसने किया था? तो हेनरी लॉरेंस का नाम आता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज झांसी। इसके लीडर रानी लक्ष्मीबाई हमने देखा था। इसको कैप्चर किसने किया? सर ह्यूज रोज। सर को औकात नहीं है इनका सर बोलने का, लेकिन हाँ टेक्स्ट में आते जा रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई। बनारस की बात करें, दैट इज़ वाराणसी और काशी। इट इज़ कंट्रोल्ड बाई, बनारस वाराणसी और काशी सब सेम है भाई। इट इज़ कंट्रोल्ड बाई कर्नल जेम्स नील।
तो हमने बात की इम्पोर्टेंट सेंटर्स की, एंड उसमें किस किस ने ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसको रिकैप्चर करने में। ठीक है, दिल्ली, कानपुर के लीडर नाना साहब, लखनऊ लीडर बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लीडर ऑफ लक्ष्मीबाई, लीडर ऑफ झांसी, एंड बनारस को कंट्रोल करने में हेल्प किसने किया? कॉलोनल जेम्स नील ने। ठीक है, तो ये हमने सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट की बात की। नेचर ऑफ द रिवोल्ट की बात करते हैं भाई। ओके, नेचर कैसा था भाई रिवोल्ट का? सो सिपोई म्यूटनी जो था, एक तरीके से ये सिपोई म्यूटनी ही था। बट एक लार्ज स्केल में, है ना। सिपोई म्यूटनी, इसको ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है वो इसको सिपोई म्यूटनी बोलते हैं, है ना। एक मिलिट्री अपराइजिंग था, ऐसा ये बोलते हैं इसको। ओके, है ना। नेहरू क्या बोला? नेहरू जी ने इसको क्या बोला? फ्यूडल रिवोल्ट था, है ना, रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड अगेंस्ट ब्रिटिश। फ्यूडल मतलब जो, जिनका मतलब था यहाँ पे वही रिवोल्ट किया, जिसका मतलब नहीं था उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया। सो रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स अगेंस्ट ब्रिटिश, लाइक रानी लक्ष्मीबाई का मतलब इन्वॉल्व था, है ना। यहाँ पे जो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर का मतलब इन्वॉल्व था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स का एक वॉर था। एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है? वीडी सावरकर, एसएन सेन। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा? वीडी सावरकर ने, नाम तो सबने सुना होगा। एंड एसएन सेन ने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। फर्स्ट नेशनलिस्ट अपराइजिंग कहा भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 को। ओके, पीजेंट रिवोल्ट किसने कहा? मार्क्सिस्ट व्यू जो रखते थे उन्होंने इसको पीजेंट रिवोल्ट कहा यार। है ना, एक एंटी इंपीरियलिस्ट एंड एंटी लैंडलॉर्ड स्ट्रगल, जमींदार से खिलाफ, जो जमीन रखते थे उनके खिलाफ एक स्ट्रगल कहा इसको। तो ये हमने बात की अबाउट दी नेचर ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्यूडल रिवोल्ट किसने कहा था? नेहरू ने। ठीक है, एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। फर्स्ट नेशनलिस्ट अपराइजिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट यार, कि क्या क्या परिणाम रहे। डिटेल में तो बहुत सारा चीज़ आ सकता है, बट हम यहाँ पे इसको नोट्स के फॉर्म में ही रख रहे हैं, जितना एग्जाम में काम आएगा उतना ही। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट में यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिला? कंपनी रूल खत्म हो गई भाई। सो एंड ऑफ कंपनी रूल, तो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली गवर्न करना चालू कर दिया अब इंडिया को। सो क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 से यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिश पोजीशन बोला इंडिया को। एंड क्वीन प्रोक्लेमेशन जो था
1858 का इसने रिलीजियस टॉलरेंस लाया यार, एंड नो मोर एनेक्सेशन, कहा कि और भी एनेक्सेशन नहीं करेंगे, एंड रीऑर्गेनाइजेशन की बात की हमने ऑफ आर्मी, है ना। 1847 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिकॉज है ना यहाँ पे जो हेड पोजीशन में थे, है ना, उसमें हिंदू को, है ना, मुस्लिम को एक तरह से आपस में मिला के एक तरह से एकजुटता ना बने, उसको देखते हुए यहाँ पे लोयल कम्युनिटीज़ को प्रेफरेंस दिया गया, लाइक पंजाबीज, गोरखास को, ठीक है। सो आर्मी को भी ऑर्गेनाइज किया गया। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट, जस्ट द ब्रिटिश सोल्जर्स लाए गए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट, मोर ब्रिटिश सोल्जर्स एंड इंडियन ट्रूप्स को रिड्यूस किया गया। ना प्रेफरेंस किसको दिया जाने लगा, लॉयल कम्युनिटीज़ को, लाइक गोरखास एंड पंजाबीज। हिंदू एंड मुस्लिम्स लॉयल नहीं थे तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता था। ओके, एंड इन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया यार, मतलब रिलीजियस एंड कास्ट बेस्ड डिविजन्स को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया कि आपस में एकजुट हो ही ना पाए, इसलिए strengthen religious and caste based divisions, ना जो इंडियन नेशनलिज्म था उसमें राइज देखने को मिला इस रिवोल्ट के बाद। एक तरह से अर्ली नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस लाया कि हाँ भाई हम लड़ सकते हैं। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म sparked early nationalist consciousness। ओके, तो मेन चीज़ें क्या हुई, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो एंड ऑफ कंपनी रूल, क्वीन प्रोक्लेमेशन आई 1851 में, 58 में रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला ऑफ द आर्मी यार, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने हमेशा तो इस्तेमाल करते थे बट इसको और भी बढ़ावा दिया, इंडियन नेशनलिज्म में राइज देखने को मिला। लास्ट हम बात करेंगे कि राइज फेलियर का कारण क्या था, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ 1857। रीजन्स फॉर फेलियर, तो एक तरह से लिमिटेड जो टेरिटोरियल स्प्रेड था वो एक कारण था भाई कि ये ज़्यादा तक टिक नहीं पाया, है ना, बिकॉज रिवोल्ट जो था वो मोस्टली यहाँ पे लिमिटेड था इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में इन्वॉल्व ज़्यादा लोग नहीं थे। ऑल्सो ऑल क्लास पार्टिसिपेशन की कमी देखी, बिकॉज कुछ जमींदार्स एंड मर्चेंट्स जो थे या फिर रूलर्स जो कि ब्रिटिश के साइड से, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया यार, है ना। बंगाल इंटेलिजेंसिया स्टेट अवे, बंगाल के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनसे दूर रह के जानते थे कि अगर हम इनमें इन्वॉल्व हो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एक तरह से ऑल सेक्शन और क्लास पार्टिसिपेशन की कमी थी, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये फेल हो गया।
सम जो जमींदार ब्रिटिश के लिए लॉयल थे, जो मर्चेंट्स अंग्रेज़ों के लिए लॉयल थे, उन्होंने यहाँ पे, या फिर जो रूलर्स जो थे अंग्रेज़ों के लिए लॉयल थे, उन्होंने यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट नहीं किया। ना जो बंगाल की जो पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलिजेंसिया, स्टेड अवे, जिसकी वजह से भी एक फेलियर कारण था ये। एंड जो आर्म्स की कमी थी यार, है ना, एंड इक्विपमेंट्स की कमी थी, तो लड़ नहीं पाए ब्रिटिश से। सो पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, जो इंडियंस थे दे फॉट विद आउटडेटेड वेपन्स। एंड जो अनकोऑर्डिनेटेड लीडरशिप था वो भी एक कारण था कि ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाए भाई। ना कोई सेंट्रल कमांड या फिर यूनिटी की कमी थी, उसकी वजह से भी ज़्यादा तक टिक नहीं पाई है। नो सेंट्रल कमांड एंड लैक ऑफ यूनिटी, ऑल्सो कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं होने के कारण भी ये टिक नहीं पाया भाई, और ये फेल कर गया रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। नो यूनिफाइड विजन फॉर एन इंडिपेंडेंट, किसी ने यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया का सपना देखा ही नहीं, तो कहाँ से ठीक होगा भाई, कहाँ से पूरा होगा आइडियोलॉजी। एंड ऑल्सो जो प्री 1857 ये ब्रिटिश ने बहुत सारे लोकल रेबेलियंस को बहुत रूथलेसली क्रश कर दिया था, है ना। तो जैसे पॉसिबिलिटी जो थी पैन इंडिया मूवमेंट के होने की, वो भी एक तरह से जाते हुए दिखी भाई। तो वो भी एक कारण थे, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और यहाँ पे ये रिवोल्ट को यहाँ पे भी फेल कर गया ये। इससे पहले मूटनी हुई थी, उसको इंडिया ने, मतलब ब्रिटिश ने बहुत ब्रूटली उसको सप्रेस किया था, तो उसको देखते हुए लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लोकल रिबेलियंस को देखते हुए, है ना, कैसे ये उसको रूथलेसली क्रश करती है, तो लोगों को डर था भाई उसको भी ऐसा क्रश ना कर दे। रूथलेसली डाउजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पैन इंडिया मूवमेंट। ओके, ये हमने बात की रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट यार, ठीक है। क्या क्या कारण था? लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, मीन्स में क्वेश्चन आ सकता है भाई। लैक ऑफ ऑल क्लास पार्टिसिपेशन, मॉडर्न सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है, यहाँ पे चीज़ें जो है वो मेंस ओरिएंटेड भी है। आर्म्स एंड इक्विपमेंट जो थे वो पुराने थे यार। कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप की कमी थी, कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं थी, है ना। प्री 1857 जो रिवोल्ट था उसको क्रश कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो लोगों ने सोचा कि ये भी क्रश कर दिया जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पे, है ना, ये देखने को मिला कि फेल हो गया 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट द सिपोई म्यूटनी, सिपोई म्यूटनी के कर्ज की, उसका इम्पैक्ट की, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट प्री 1857 की म्यूटनीज की बात की ना। उसके बाद हमने 1857 के रिवोल्ट की बात की, उसके में इकोनॉमिक कर्ज, पॉलिटिकल कर्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव कर्ज, सोशियो रिलीजियस कर्ज, मिलिट्री कर्ज, स्प्रेड कैसे हुआ था रिवोल्ट, इसमें सिविलियन का पार्टिसिपेशन कैसे रहा था, की सेंटर्स क्या क्या थे 1857 के रिवोल्ट्स के, उसमें लीडर्स कौन कौन थे, सप्रेशन कैसे किया ब्रिटिश ने, है ना, मतलब रिस्पॉन्स कैसे था उनका, नेचर कैसे था रिवोल्ट का वो हमने देखा, कॉन्सिक्वेंस क्या रहा था आने वाले समय में इस रिवोल्ट का, है ना। एंड रीज़न क्या था कि फेल क्यों हो गया भाई ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था। तो ये हमने देखा, ये हमने बात की अबाउट द सिपोई म्यूटनी एंड 1857 के रिवोल्ट की।